अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है कोट सादात जिला विहाड़ी का नूर कैसे हुआ गैरत के हाथों मजबूर। विहाड़ी से रिपोर्ट, जब अंधेरा हो गया कोई रात की तारीकी में खो गया। मगर अब्बा, अगर वो ना माना तो? एक दुखों की मारी की आप बीती देखिए मेरी कहानी में। पानी लेके आ मेरे लिए। चोरों को जब पड़ गए मोर, चोर सारे दौड़ गए, माल सारा छोड़ गए। केस है जिला अटक की तहसील पिंडी घेम का। पुलिस से तो साफ छूट जाते हैं, लुटेरे अवाम को लूट जाते हैं। मुश्तरी होशियारबाज। ये केस है कोट सादात जिला विहाड़ी की नई आबादी में रहने वाली माँ बेटी का, जो दर्ज हुआ गैरत के नाम पर। आइए देखते हैं इस केस का अहवाल। कोट सादात की नई आबादी जिला विहाड़ी थाना लुड्डन की हुदूद में वाक़े है। 70 साला न्यामत बीबी ज़ौजा नूर मोहम्मद अपनी 26 साला बेटी बशीरा बीबी के साथ इसी आबादी के घर में रहती थी, जिसकी शादी होने के बाद तलाक हो चुकी थी। न्यामत बीबी के घर के साथ ही उसके हकीकी भाई गुलाम खिच्ची का घर था। न्यामत बीबी का एक बेटा हनीफ इसी आबादी में कुछ दूर अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। दूसरा बेटा शरीफ भी करीब ही एक जमींदार की जमीनों पर मेहनत मजदूरी करता और अपनी बीवी और 3 छोटे बच्चों के साथ वहीं रहता था। न्यामत बीबी की सबसे बड़ी शादीशुदा बेटी करीब ही दूसरे गांव में रहती थी। न्यामत बीबी का शौहर नूर मोहम्मद खिच्ची जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था, क्योंकि 25 साल कबल उसके हाथों चचाजाद भाई वसीम खिच्ची का कत्ल हो गया था। जेल में सजा के दौरान नूर मोहम्मद को पता चला कि उसकी सबसे छोटी शादीशुदा बेटी बशीरा घरेलू नाचाकी की बिना पर अपने शौहर से नाराज होकर घर आ चुकी है, जिसका उसे बड़ा दुख पहुंचा। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰਸ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਔਰਤ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਚੱਕ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੱਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਤੱਕ नहीं ਹੋਇਆ। अपने मियां से नाराज होकर आने के कुछ अरसे बाद बशीरा बीबी ने अपने शौहर से खुला के लिए अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसका फैसला 2011 में हुआ। ਉਹਦੇ ਤਨਸੀਖ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। वहाँ दिन साढ़े बच्चे ही ऐसे थे। बशीरा बीबी इस फैसले से पहले ही कमालिया के एक टैक्सी ड्राइवर मकसूद खोड़ो उर्फ अली शेर को अपनी जुल्फों का असीर बना चुकी थी, जिसका उसके घर में आना जाना शुरू हो चुका था। इलाके के साबिक काउंसलर इकबाल का इसके बारे में कहना है, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਚੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ नहीं। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ जाना ਸੀ। दूसरी तरफ नूर मोहम्मद का दिन जेल की सलाखों के पीछे तो जैसे तैसे गुजर ही जाता, मगर रात को उसे नींद नहीं आती। वो पहलू बदलता रहता। 75 साल की उम्र में उसकी नातवां हड्डियों में अब ताकत नहीं रही। जैसे जैसे नूर मोहम्मद की रिहाई का वक्त करीब आ रहा था, उधर कोट सादात उसके घर में उसकी बीवी और बेटी की खुशी देखने से ताल्लुक रखती थी। उन्हें भी नूर मोहम्मद के घर आने का शिद्दत से इंतजार था। मई 2011 के एक दिन 75 साला नूर मोहम्मद खिच्ची की सजा खत्म हो गई।
यूं जेल में उम्र कैद काट कर नूर मोहम्मद जिस घर में आया, ये घर और कोट सादात उसके लिए नए थे, क्योंकि जेल जाने से पहले वो किसी और गांव में रहते थे। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਿਹਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਿਹਾਰੀ ਚ ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜੀਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੂਰੇਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। नूर मोहम्मद के आने से लगता था घर में बहार आ गई। ये लम्हे बीवी, बेटी और उसके बेटों के लिए इंतहाई खुशी के थे। एक दिन मियाँ के पास बैठे हुए नियामत बीबी ने कमालिया के रहने वाले टैक्सी ड्राइवर मकसूद उर्फ अली शेर की तारीफें करते हुए नूर मोहम्मद को बताया कि वो बड़ा अच्छा और ताबेदार शख्स है। हमें जब भी करीबी कस्बे लुड्डन खरीदारी के लिए जाना होता है, वो कार में हमें ले जाता और ले आता है। उनकी बेटी जो करीब ही बैठी रोटियां पका रही थी, बात शुरू करने पर माँ की तरफ शर्मीली आंखों से देख रही थी, जिसे माँ ने महसूस कर लिया था। बात आगे बढ़ाते हुए नूर मोहम्मद को उसकी बीवी ने मशवरा दिया कि तलाक याफ्ता जवान बेटी को घर में बिठाना ठीक नहीं है, इसलिए हमें अपनी बेटी बशीरा बीबी की शादी उससे कर देनी चाहिए। वैसे भी वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनकर नूर मोहम्मद ने उसे घर बुलाने और मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस तरह घर आने की इजाजत मिलने पर अगले ही रोज टैक्सी ड्राइवर मकसूद उर्फ अली शेर नूर मोहम्मद से मिलने उनके घर आ गया। अली शेर की आमद पर बशीरा बन संवर कर तैयार हुई। आज उसकी खुशी देखने के काबिल थी। नूर मोहम्मद अपनी बीवी के तारीफ करने पर टैक्सी ड्राइवर मकसूद खोड़ो उर्फ अली शेर से मिला तो सही, मगर वो उसे एक आंख नहीं भाया, बल्कि नूर मोहम्मद के दिल में उसके खिलाफ पहली ही मुलाकात के बाद नफरत पैदा हो गई। अली शेर ने एक मर्तबा घर आने की इजाजत मिलने पर रोजाना नूर मोहम्मद के घर आना जाना शुरू कर दिया। नूर मोहम्मद ने उसको समझाया कि वो अभी बेटी की उससे शादी का फैसला नहीं कर पाया, मगर वो फिर भी उसके पास घर आता रहा। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਕਦਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੋਗਤੇ ਆਇਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਾ। कुछ रोज बाद अली शेर फिर नूर मोहम्मद खिच्ची के पास आया ताकि शादी के बारे में बातचीत हो सके। उस रोज नूर मोहम्मद का बेटा शरीफ और बहू भी घर आए हुए थे। वो रात देर तक बैठे बातें करते रहे। रात 2-2:30 बजे नूर मोहम्मद का बेटा शरीफ, जो करीबी जमींदार के पास मुलाजमत करता था, पानी लगाने जमीनों पर चला गया, जिसके बाद दोनों माँ बेटी घर के सहन में, जबकि अली शेर और नूर मोहम्मद बाहर दरवाजे के करीब चारपाइयाँ डालकर सो गए। सुबह तकरीबन 4 बजे फजर के वक्त जब हर तरफ अंधेरा और सर्द हवा के झोंके लोगों को नींद की आगोश में लिए हुए थे, 75 साला नूर मोहम्मद उठा, अपने साथ रखा कुल्हाड़ा उठाया और घर के अंदर चला गया। सबसे पहले उसने अपनी बीवी नियामत बीबी को हमेशा की नींद सुलाया। बाद में करीब ही पड़ी अपनी बेटी बशीरा बीबी के गले पर वार किया। फिर बाहर सोए हुए टैक्सी ड्राइवर अली शेर का काम भी तमाम करने के बाद रात के अंधेरे में गुम हो गया। किसी को मालूम नहीं था ये वारदात किसने की है। इसी दौरान नूर मोहम्मद ने इसी इलाके के गांव सतारवाला में रहने वाले अपने भाई के घर से अपने पड़ोस में फोन करके बहू को घर से बुलवाया। सारे दी बेटी कतल हो पई है, इत्थे दी बीवी उत्थे दी नौ अटक हुंदी बैठी है, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਤਲ ਹੋਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਸੇਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ पता रहा। नसरीन आटा गूंदना छोड़कर फोन सुनने पड़ोस में गई तो उसे कत्ल का पता चला। जवाने कतल हो ना, मेरी आई नौकरी बंदे दी, मैं गई असू दे, उस रात आई वाई पानी दी,
ਤੇ ਮੈਂ ਆਈਆਂ ਸਾਵਰਿਆਂ ਤੇ। ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਠੀ ਜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਬੈਠੀ ਸੂ। ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਫੋਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਮੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਫੈਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹ ਪਾਦਾ ਪਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛਾ ਸਮਾਣੀਆਂ ਅੱਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। उस टाइम मैंने पता लगा फोन पे। ये पता चलने पर पुलिस थाना लुड्डन को वाकये की इत्तला दी गई तो SHO थाना लुड्डन ने पुलिस पार्टी के साथ कोट सादात पहुंचकर जाए वकुआ का मुआयना किया। इब्तिदाई तफ्तीश के बाद तीनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर लुड्डन पहुंचा दिया गया। नूर मोहम्मद के बेटे शरीफ ने इस वाक़े के बारे में कहा। नौकरी आई मेरी इत्थे पानी लाई वदासू ते अगे मैनू पुलिस गई है ते उन्हें आख्या भी जेड़ा पिया ये अगे आ खड़े हैं मोटरसाइकिल ते रियाज मोची ते जनाब मेरी शाहू ते ये जनाब मेरी हनीफ जो है इन्ना लिया चाहते अबे मेरे जनाब मेरी मार कटिया। अम्मा मेरी है ते बशीरा बहन है ते एक बंदे का होर पता नहीं कौन है ते कौन नहीं। विमान आया होया पता नहीं वो कित्थू दा ते कित्थू दा नहीं। इसी दौरान मकसूद का भाई नूर समद खोड़ो 3 दिन से अपने लापता भाई की तलाश में पहले कमालिये से लुड्डन और फिर उसी सुबह कोट सादात पहुंचा। वहां पहुंचकर अपने भाई के कत्ल का सुनकर नूर समद सकते में आ गया। मुलजिम का पता चलने पर पुलिस ने इलाके का मुहासरा करके नूर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पे रेडिंग पार्टी लेके किए और रेड किए और मौके पे ही मुलजिम नूर अहमद को गिरफ्तार किया और साथ ही आला कत्ल भी बरामद करके जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो हम कर रहे हैं। नूर मोहम्मद की गिरफ्तारी के साथ ही वो कुल्हाड़ा भी बरामद कर लिया गया जिससे उसने 3 इंसानी जानों को खत्म किया था। मुलजिम नूर मोहम्मद खिची ने अपने एतराफी बयान में कहा, वो हमदा साडे घरे मैं आखा तू ना वो छोड़ मेरे आका बात आवाज ले सकती सवानी आका मैं आका मैं मार कर स्वामी मार। उसके इस बयान के बाद गांव के कुछ लोग इस कत्ल को गैरत के नाम पर दुरुस्त और कुछ शक की बिना पर काबिले मुजम्मत करार देते रहे। असली तो बहुत अच्छा होया भी बल्कि दूसरे ने भी हदायत होवे पूरे इलाके में भी हदायत होवे नसीहत होवे कि भी कम जेड़ा भी जो कम गलत कम कदम टैक्सी दे मसला होना चाहिए। तीनों लाशें पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी गईं। माँ बेटी को जब कोट सादात के कब्रिस्तान में एक दूसरे के पहलू में दफन किया गया तो गांव की हर आंख अश्कबार थी। मेरी मां ये साडी भाई नहीं है बंदा ही नाल साया कल आया है कल ए हुनी यो भाई नहीं पता वे पुराना ही आ जांदा वे हां ते ओ आया ते मेरे बूढ़े कोल सुत्ता ये सानू पता है वे मेरे बूढ़े कोल सुत्ता। नूर मोहम्मद की इसी बेटी के शौहर का कहना है ओदा मैं खिचियां ते बिराव तो ओदा का नहीं मेरे पता नहीं तू समझ के बाहर है तू नया का ओदा का तू मेरे रंगन में साले का पता नहीं कतल का तो ओदा का बात मार मेरे को वो बाबे ने अपनी गारा दिखा दे वो संगोस का। अब एक कत्ल की सजा काट कर आने वाला 3 लोगों के कत्ल के इल्जाम में अदालत के सामने पेश होगा जिसमें एक उसकी बीवी एक हकीकी बेटी और एक बेटी के रिश्ते का तलबगार था। गुलाम खिची का कहना है मुजरिमाना जहनियत रखने वाले बहनोई ने बेटी की बदचलनी के शक की आग में अपने पूरे घर को जलाकर राख कर दिया जहां अब उदासी और वहशत के साए रक्स करते हैं। इस केस का मुलजिम पकड़ा गया है मगर सवाल यह है कि एक कत्ल में उम्र कैद काटने के बावजूद उसका रवैया तब्दील क्यों नहीं हुआ। अपनों का कत्ल गैरत के नाम पर करने से पहले उसने ये क्यों नहीं सोचा कि एक इंसान की जिंदगी की कीमत क्या है। अब ये केस अदालत में है और मुलजिम हवालात में और सबको इंतजार है इस केस के फैसले का। मगर अब्बा अगर वो ना माना तो। ब्रेक के बाद देखिए एक दुखों की मारी की आप बीती
मेरी कहानी में। लेके आ मेरे लिए। कुछ माशरती रस्में ऐसी हैं जो अब जुर्म बन चुकी हैं, और इस जुर्म का शिकार अगर कोई होता है तो सिर्फ हव्वा की बेटी। ऐसे ही जुर्म का शिकार होने वाली एक हव्वा की बेटी पहुंची एसपी मूसा के पास और बताया अपना दुख, सुनाई अपनी कहानी। मेरा नाम साबरा है। मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मेरे साथ वाले घर में मोहसिन रहता था, जिसके साथ मेरी मोहब्बत को काफ़ी साल हो गए थे और हम अक्सर छत पर मिला करते थे। ए साबरा। जी भैया। और तू ऊपर क्या कर रही है? भैया कपड़े उतार रही हूँ, आ रही हूँ। जल्दी आ। मेरे भाई मुनीर और सदीक दोनों ही मजाज के बहुत तेज थे। अगर उनको कभी इस बात का पता चल जाता तो वो मुझे जान से ही मार देते। उनकी मजाज की तेजी की वजह से अक्सर उनका किसी न किसी से झगड़ा होता था। अब्बा, अब्बा, साबरा, साबरा। क्या हुआ है इसे? चौधरी असलम के लड़कों से फिर झगड़ा हो गया। ये 13 था और वो 4। ओए कितनी बार समझाया तुझको। ओए गल को ओने पोने कर दिया करो। ओए तुम्हें ये मेरी बात समझ में नहीं आती। बात तुमको अब हम समझाएंगे। जब उनका दिल चाहता है हमारा पानी काट लेते हैं। ओए अपनी बकवास बंद कर ले, ना इतना ऊंचा बोला कर, चुप कर जा। क्या कर दिया मेरे बेटे? जा जाके पानी लेके आ मेरे बेटे के लिए। मामला पंचायत में गया और सुलह सफाई चौधरी असगर के लड़के पर हमला कर दिया। दोनों भाग गए। पुलिस मुझे और अब्बा को थाने ले गई। दोनों ने अपनी गिरफ्तारी पेश की तो हमें छोड़ा गया। अब्बा 2 साल तक कचहरी के चक्कर लगाता रहा और फिर एक दिन
सुलह के लिए बात की। ओए एक ही बेटी है तो बेटे कौन से 6-7 है तेरे? ओए कहता तो ठीक है, पर चौधरी असगर अपने बेटे के लिए मांग लेता तो फिर भी ठीक था। ओए उसकी अपनी उम्र तो उसकी 70 साल के करीब है। देख अब्बा, उन्होंने जो करना था कर लिया, अब हमारे पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। या तो भाई को फांसी लगा ले या फिर और वैसे भी अब्बा लड़की की शादी तो करनी है ना। और ठीक है, और जो तू कहता है कर ले, जो तू कहता है कर ले जो कहता है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी चौधरी से कर दी, जिसके बदले में मेरा भाई छूट गया। मगर 6 माह बाद सिर्फ साबरा की नहीं, बल्कि ना जाने कितनी औरतें हैं जो इस तरह की फरसूदा रसूमात की भेंट चढ़ चुकी हैं। आइए एसपी मूसा के साथ मिलकर इस तरह की फरसूदा रसूमात के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunyanews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए, चोरों को जब पड़ गए मोर, चोर सारे दौड़ गए, माल सारा छोड़ गए। केस है अटक की तहसील पिंडी घेप का। पिंडी घेप के नवाही इलाके ढोक ढेरा में अहले खाना ने डकैती के लिए घर में आने वाले डाकुओं की दुर्गत बना दी। पुलिस फाइल में आज देखेंगे इस केस का अहवाल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सरहद पर वाक़े है पंजाब का जिला अटक। ये वही मकाम है जहां दरियाए काबुल का लहराता पानी दरियाए सिंध की अटकीलियां करती मौजों से आन मिलता है। इसी जिले की तहसील है पिंडी घेप। इस तहसील का एक गांव है ढोक ढेड़ा, जहां घर है अमानत खान का। 4 अगस्त 2011 के दिन इसी गांव में रहने वाले अमानत खान ने बेटों के साथ बैठकर रात का खाना खाया। कुछ उनकी सुनी, कुछ अपनी सुनाई, और गांव की रिवायात के मुताबिक 8 बजे घर के बाहर चारपाइयां डालकर सो गए। रात 1:15 बजे का वक्त था। सब लोग आधी नींद पूरी कर चुके थे। किसी ने आकर अमानत के बेटे को नींद से बेदार किया। वो आंखें मलता हुआ उठ बैठा, लेकिन ये क्या? उसके सामने हाथ में पिस्तौल लिए एक नामालूम शख्स खड़ा था। उसने हैरानगी से सामने खड़े शख्स से पूछा, वो क्या चाहता है, कौन है और कहां से आया है? अभी उसने जवाब न दिया था कि उसे अंदाजा हुआ ये शख्स अकेला नहीं,
बल्कि उसके साथ 3-4 लोग और भी हैं जिन्होंने वहां लेटे तमाम लोगों को अपने पिस्तौलों के दस्ते मारकर उठा लिया था। सर हम सो रहे थे कि अचानक 4 आदमी आए और दाखिल हो गए अंदर। दाखिल हुए तो हमें उन्होंने उठाया तो हम खड़े हो गए और उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया। वहां मौजूद तमाम लोग इस अचानक हमले से अपने औसान खता कर बैठे थे, क्योंकि आने वाले सब लोग असलहे से लैस थे, इसीलिए वो उनके सामने खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। कुछ ही देर में उनके और साथी भी वहां पहुंच चुके थे, जिन्होंने घर में दाखिल होने के बाद दरवाजों पर लगे ताले तोड़े, नकदी और जेवरात निकाले और राह फरार इख्तियार करने के लिए बाहर निकले। मगर इस घर के सरबराह 75 साला अमानत खान ने करीब ही खड़े हुए एक असलहा बरदार डाकू के सर में अपनी छड़ी से ऐसा वार किया कि वो उसी के कदमों में गिर गया। घर के सरबराह के हिम्मत करने की वजह से उसके बेटों ने अपनी मदद आपके तहत डाकुओं से मुकाबला करने के लिए कमर कस ली। वालिद को देखते ही उसके बेटों की हिम्मत जो पहले जवाब दे चुकी थी लौट आई। सबने अपने वालिद की पैरवी करते हुए उन डाकुओं का ऐसा शानदार इस्तकबाल किया कि उन्हें जान छुड़ाना मुश्किल हो गई। हम सो रहे थे रात के वक्त, तकरीबन 1:15 का टाइम था। उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। हमला करने के बाद हमें बहुत ज़ख्मी किया। ज़ख्मी करने के बाद उनके पास 2 गाड़ियाँ थी, एक का रंग सफ़ेद था और एक का सुर्ख था। उन्होंने हमारे पर हमला किया है, हम उनसे मुकाबला किया है, फिर उन्होंने इधर खूब हम उनको पिटाई की है, मगर वो हाथों के साथ पिटाई किया और एक हमारे पास डंडा भी था। उनके पास 9 आदमियों के पास असला था। उसके बाद वो भाग गए। हमने उनको बहुत मारा, पीटा और उनकी खूब पिटाई की। उनसे सब सामान भी छीन लिया, उनको भगा दिया और खुद भी हम जख्मी हो गए। इस तरह नकदी और सामान तो बच गया, मगर मुल्जिमान अपनी कारों में बैठे और फरार हो गए। तकरीबन 1:15 बजे का टाइम था। मैंने फायर की आवाज़ सुनी तो मैं उठकर गेट पे आया तो इसी असना में ये भी मोटरसाइकिल पर मेरे पास पहुंच गए। इन्होंने बताया कि हमारे साथ ये डाके की वारदात हो गई है। इत्तेफाक से मेरे पास एक सब इंस्पेक्टर हैं हमारे थाना के, मुसरत शाह, उनका मेरे पास मोबाइल नंबर था। तो मैंने उन्हें कॉल किया। उन्होंने बताया कि जी डाके की वारदात है और 2 गाड़ियाँ हैं, मुझे नज़र आ रही हैं वो चल रही थी, तो आप नाकाबंदी करा दें। तो उन्होंने नाकाबंदी कराई। पुलिस जो पहले इस वाक़े से बेखबर थी, इत्तला मिलने पर अलर्ट हो गई। ये जिस टाइम हमें मुखर मिली है, मुखबिर ने इतला दी है कि फलां जगह ये दोनों कारें खड़ी हैं और उसमें मशकूक आदमी मौजूद है, तो उस वक्त मैंने अवाम के तावन से वहाँ रेड किया। इस तरह पुलिस की बर वक्त कार्रवाई से तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए, जिनकी तादाद 10 थी। उनको पिंडी घेप थाने में लाकर FIR दर्ज कर ली गई। दौरान तफ्तीश एक मुल्जिम ने बताया कि उस घर के बारे में इत्तला देने और वारदात के लिए उकसाने वाला उसी इलाके का रिहायशी शौकत हुसैन है, जिसका इस घर में आना जाना था। बज़ाहिर शौकत हुसैन इसी इलाके में इंश्योरेंस एजेंट की हैसियत से काम करता था, मगर उसका असल याराना डाकुओं से था। कैसे आप उस ढोक तक पहुंचे? आप तो मर्दान के रहने वाले हैं। नहीं, आप तो मर्दान के रहने वाले हैं ना, आपको कैसे पता है ये पिंडी घेप क्या है? कैसे पहुंचे वहाँ? किसने निशानदेही की थी उस घर की? उस शौकत ने की। हाँ, शौकत कहाँ का रहने वाला है? शौकत ये पता नहीं किधर का, इधर का और ढोक का है कि किधर हो। उसने बताया था ना, क्या बताया था? क्या उधर मिलेगा? किस जगह से मिलेगा? उधर उस डॉग में मिलेगा। क्या मिलेगा? किस चीज से मिलेगा? क्या कोई निशानी उसने क्या दी थी आपको? वो घर का निशानी दिया था। घर का और निशानी क्या थी? घर के अंदर की कोई निशानी दी थी? घर के अंदर बस निशानी दिया। क्या निशानी दी थी भाई? उसे कहाँ से कोई चीज आपको मिलेगी?
वहाँ वो बोलता है घर में अपना रिश्तेदार के घर हाँ, वो अंदर क्या होगा? पैसे होगा बस। किस में होगा? बक्से में होगा। किस रंग का बक्सा होगा? काला रंग का बक्सा। एक डाकू के बयान और बाकी डाकुओं की शिनाख्त परेड के बाद इमानत खान और उनके बेटों ने बताया कि इसमें से कुछ डाकुओं को उन्होंने शौकत के घर आते जाते देखा है। इस तरह इस वारदात का मास्टरमाइंड उन्हीं के इलाके से ताल्लुक रखने वाला उनका अपना दोस्त शौकत हुसैन निकला। शौकत हुसैन ने डाकुओं को जो मुखबरी की थी उसमें कमरों और उनमें मौजूद संदूकों के रंग भी बताए गए थे। इन गाड़ियों में मुल्जिमान वारदात के लिए इस गांव पहुंचे थे जिन्हें वो किराए पर हासिल करते थे। जब थाना पिंडी घेब के SHO से पूछा गया कि ये मुल्जिमान काफी अरसे से वारदातें कर रहे थे, पहले पुलिस उन्हें क्यों ना पकड़ सकी, तो उनका कहना था तब को ऐसी घरौनी वारदात नहीं है ना जो बोला 10 आदमियों ने। अच्छा हाँ, ये पहली वारदात है इनकी जो 10 आदमी इकट्ठे उन्होंने वारदात की है मिलकर। ठीक है। अगर अवाम हमारे साथ तावन करे तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे मुसलमान को हम जल्द से जल्द पकड़ सकते हैं। ये है उस घर का सरबराह, बज़ाहिर देखने में कमजोर अमानत खान, जिसकी हिम्मत और शुजाअत से डाकुओं का ये 10 रुकनी गिरोह पुलिस की गिरफ्त में आया। और ये वो डंडा है जिसके असरात डाकुओं को शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। गौर से देखिए, ये हैं उस 10 रुकनी डाकुओं के गिरोह के रुकन मतलूब हुसैन सकना ढोक बढ़े की तहसील पिंडी घेब, शौकत हुसैन सकना ढोक ढेड़ा तहसील पिंडी घेब, आसिफ इकबाल सकना मोरगा रावलपिंडी, फर्रुख सुल्तान सकना ठट्ठा, नजीब खान सकना भनोवाल, रहीम पठान सकना अमीराबाद जिला मर्दान, खुर्रम सुल्तान सकना ठट्ठा, रियाज पठान सकना अमीराबाद जिला मर्दान, मुअज्जम खान सकना ढोक रशीद तहसील पिंडी घेब और जमील पठान सकना हरीपुर। इस केस की पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन डाकुओं से कई अहम इंकिशाफात होने की तवक्को है। कौन कौन बना है इन डाकुओं का शिकार? SP मूसा इस केस का अहवाल आपको पुलिस फाइल के अगले किसी एपिसोड में जल्द बताएगा। ब्रेक के बाद देखिए, पुलिस से तो साफ छूट जाते हैं, लुटेरे आवाम को लूट जाते हैं। मुश्तरी होशियार बाश। अक्सर लोग बरकतों और रहमतों वाले महीने रमजान का शिद्दत से इंतजार करते हैं, मगर कुछ लोगों का मकसद अल्लाह की खुशनुदी नहीं बल्कि दौलत समेटना होता है और वो इस राह पर यकम रमजान से ईद तक सरगर्म रहते हैं। ऐसे लोग खास तौर पर रमजान के महीने में नेक लोगों का रूप धार कर सर पर टोपी, मुंह पर दाढ़ी, कंधों पर रोमाल और हाथों में इस्लामी किताबों और तस्बीह के साथ मोहल्लों, गलियों, बाजारों, दुकानों, मार्केटों और राह चलते आपको अक्सर नजर आएंगे। इनमें से अक्सर होते हैं नौसरबाज। ये लोग दूर पार किसी मस्जिद की तामीर के लिए चंदा जमा करके अपनी जेबें भर रहे होते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से आपको कायल करने के बाद निकलवा लेते हैं आपकी जेब से पैसे मस्जिद के नाम पर, और आप नेकी कमाने की गर्ज से इन नौसरबाजों के हाथों लूट लिए जाते हैं और आपकी रकम और इमदाद किसी जरूरतमंद को मिलने की बजाय पहुंच जाती है गलत हाथों में। इन्हीं लोगों का दूसरा मरकज होता है कोई मस्जिद, जहां ये लोग इसी तरह के रूप से आंसू भरी आंखों के साथ अपनी मजबूरी का तस्करा करने के बाद मदद की दरखास्त करते हैं।
इनमें कुछ होते हैं वाकई जरूरतमंद, मगर अक्सर होते हैं फ्रॉडिये। खबरदार, ऐसे लोगों को पैसे देने से पहले अच्छी तरह तस्दीक कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग आपके पैसों को किसी नेक काम में इस्तेमाल करने के बजाय तखरीबकारी या किसी और मकसद में इस्तेमाल करें। मुश्तरी होशियार बाश। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और महफूज रहिए। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।